चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पढ़ाई। नोट्स होगा सबके पास ना? चैप्टर 1 2 कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? है सबके पास? चलो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हमारा हो गया था, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में। अच्छा, चैप्टर 2 में हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? याद करो थोड़ा, बोलो। फोन रख दो, फोन। बताओ चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़े थे हम लोग। डेटा मतलब एक सिंगल वैल्यू को हम लोग डेटा बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ बहुत सारा जब डेटा होता है हमारे पास, उसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा चीज परफॉर्म करते हैं, तब वो क्या बनता है? स्टैटिस्टिक्स बनता है। ठीक है। उसके बाद हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में पढ़े। क्या होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्या होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। The variable which can be expressed in numerical terms are known as quantitative variable. न्यूमेरिकल टर्म्स में जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। और जिस फिगर्स को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, जिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स को, उसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्वालिटेटिव का, क्वांटिटेटिव का बताओ पहले 2-3 एग्जांपल जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करेंगे। मार्क्स और हाइट, वेट, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेट्रा। ऐसे हजारों चीज है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, बताओ। गुडविल, वेरी गुड। गुडविल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में पढ़े हो गुडविल? क्या होता है गुडविल? नहीं पढ़े हो अभी तक? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर अकाउंट्स में नहीं आया अभी तक? आ जाएगा, आगे होगा, आ जाएगा। अभी तो जर्नल एंट्री वगैरह चल रहा होगा, है ना? हाँ। आएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का चैप्टर भी आएगा जहां पर गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। मतलब गुडविल वैसे तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट्स में हमें सिखाया जाएगा कि कैसे हम गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है। और बताओ, और कोई? ऑनेस्टी और इंटेलिजेंट, ड्यूटी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम इसको बाय वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम उसको न्यूमेरिकली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे ऑनेस्टी, हम बोल सकते हैं कि कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको बाय वर्ड्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन हमें मैथ्स में क्या चाहिए, हमें स्टैट्स में क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जब तक हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा नहीं, तब तक हम स्टैटिस्टिक्स में आगे का काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सारे फिगर्स को न्यूमेरिक टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक है। हम रैंकिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करके इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। आगे हम डिटेल में सीखेंगे कैसे क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये तो पढ़ लिए थे। उसके बाद आया हमारा स्टार्ट्स का डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो ठो डेफिनेशन हमें पढ़ना था, एक प्लूरल सेंस वाला और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस वाला भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, सिंगुलर सेंस वाला भी हम लोग। ठीक है। प्लूरल सेंस वाला जो डेफिनेशन है वो सिर्फ तुम्हारे बुक्स में एक डेफिनेशन के तौर पर है। यहाँ के बाद आगे चैप्टर 3 4 5 6 7 8 कहीं पर भी प्लूरल वाले डेफिनेशन का कोई काम नहीं। ठीक है। प्लूरल वाला डेफिनेशन जस्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन प्लूरल सेंस, ये डेफिनेशन करना पड़ेगा बस। इसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected by multiplicity of causes, statistics are numerically expressed
शुड बी कलेक्टेड विद स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ये सारे सातों पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो है सेकंड वाला डेफिनेशन, सिंगुलर सेंस। पिछला क्लास में हम थोड़ा सा पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, जिसको हम सिंगुलर सेंस में, ठीक है, ये हमारे लिए डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यही हमारा चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक है पूरा। स्टैट्स का भी हम चैप्टर 2 में है, 3 से लेकर चैप्टर 7 तक यही टॉपिक्स कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो हमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट, सिंगुलर सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, एक बार डेफिनेशन पढ़ो तो यहां से, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of numerical data। सबसे इंपॉर्टेंट ये है न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को लेकर ही आगे पढ़ाई होता है। जो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है उसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज, क्लियर है बात? ठीक है, अब हमें यहाँ पर चार चीजों के बारे में देखना, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ। बचपन में मीन मीडियन मोड निकाले हो? निकाले हो बचपन में मीन? अगर कोई भी क्वेश्चन आता था मीन निकालने का तो तुम क्या करते थे, सबसे पहला काम क्या करते थे? वो तो करेंगे, चलो मीडियन निकालना है, मान लो मीन छोड़ो, अब क्या करते थे सबसे पहला? मान लो डेटा है तुम्हारे पास 1 3 7 5 और 9, 9 आगे है। मैं बोला मीडियन निकालो, हाउ यू विल फाइंड द मीडियन? सबसे पहला काम क्या करेंगे? इतनी बार किए होगे बचपन में, 10th तक के, 10th में पढ़े थे तो 10th में भी था ना। फिर सिंपल सा खाली मीडियन निकालना है, क्या करेंगे बोलो? अरेंज करेंगे, वेरी गुड। सबसे पहला काम है इसको अरेंज करना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, पहला काम हो गया अरेंज करना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? मीडियन के लिए प्लस करेंगे, मीन में प्लस करके डिवाइड करते हैं, मीडियन में प्लस नहीं करते। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब इसको देखकर क्या पता चल रहा है मिडिल वैल्यू क्या है? 5, सिंपल सा बात है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाकर मिडिल मोस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये जो प्रोसेस है, सबसे पहला काम हम लोग डेटा को क्या किए? ऑर्गेनाइज किए, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्गेनाइज करने के बाद नेक्स्ट काम जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये सिंपल सा डेटा था तो नॉर्मली हम लिख दिए। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा होता, मान लो 1000 बच्चों का डेटा होता, 5000 बच्चों का डेटा होता, तो हम उसको प्रॉपरली टेबल में ऑर्गेनाइज करते। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारा, जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद डेटा हमारे पास आ गया है, डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं। कलेक्ट करने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करना। ठीक है, उसके बाद जब वो सीक्वेंस में डेटा अरेंज हो गया, नेक्स्ट काम होता है हमारा प्रेजेंट करना डेटा। हम डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करते। प्रेजेंट करने का 3 तरीका है, एक्चुअली 4 तरीका। एक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट में। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तीसरा है डायग्राम। और चौथा है हमारा डायग्राम हो गया, उसके बाद ग्राफ। तो 4 तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करना सीखें। ठीक है, कभी कभार हमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा। कभी कभार हमें डेटा को डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा। कभी हमें ग्राफ के फॉर्म में करना पड़ेगा। कभी कभार हमें पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना पड़ता है। स्कूल में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में अनसीन पैसेज आता था,
अनसीन पैसेज में बहुत सारा डेटा होता था, ठीक है? अब उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ये जो डेटा होता है ये कौन से फॉर्मेट में है? ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारा फॉर्मेट होता है। टेक्सचुअल फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट, डायग्रामेटिक फॉर्मेट और ग्राफिकल। तो यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे कि प्रेजेंट करेंगे डेटा को इन 4 पर्टिकुलर फॉर्मेट्स, ठीक है? ये 4 अलग-अलग चैप्टर्स, ये बेसिकली 2 चैप्टर में ये चारों टॉपिक को डिवाइड किया गया, ठीक है? हमारे बुक में अगर तुम देखोगे तो 2 चैप्टर बनाया गया है जिसमें चारों टॉपिक्स को डिवाइड करके तुम्हें, ठीक है? उसके बाद जब डेटा प्रॉपर्ली हो गया, अब नेक्स्ट काम होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? एनालिसिस जो हम लोग फॉर्मूला डालकर, फॉर्मूला लगाकर मीडियन निकाले थे, 5 आया था हमारा मीडियन, मिडिल मोस्ट वैल्यू को फाइंड आउट किए थे, उसको बोलते हैं एनालिसिस। जहाँ पर हम लोग सीखेंगे, हम सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही होता है मीन मीडियन मोड, ठीक है? मीन मीडियन मोड निकालना, डिस्पर्शन निकालना, कोरिलेशन निकालना, रिग्रेशन निकालना, ये सारी चीजें हम लोग जाकर, हमारा पॉइंट नंबर 4 एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है? अब मीडियन निकल गया, अब क्या करें? हो गया काम खत्म, मीडियन निकल गया। मीडियन का क्या करना है? मीडियन का कोई यूज होगा? क्यों निकाले थे मीडियन? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था मीडियन निकालो, तो हम निकाल दिए मीडियन, है ना? लेकिन मीडियन निकालते क्यों? मीडियन निकाल कर क्या होता है? मीन निकाल कर क्या होता है? मीन निकालने का मतलब क्या? एवरेज निकालना। एवरेज निकाल कर हम क्या करते हैं? निकालते हैं हम जब भी, मान लो इस डेटा का मैं एवरेज निकाल, मान लो ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, 5 बच्चों का मार्क्स, मैं पांचों बच्चों का जब एवरेज किया तो 1+3+5+7+9 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 5, ठीक है? तो मीडियन, मीन कितना आ गया मेरा? अब इसका मतलब क्या है? मीन 5 का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज सभी बच्चे 5 मार्क लाए, ठीक है? एवरेज का मतलब क्या होता है? सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है? 5 मार्क्स। मतलब कुछ बच्चे हो सकते हैं 5 से नीचे लाएं, कुछ बच्चे हो सकते हैं 5 से ऊपर लाएं, कुछ बच्चे एग्जैक्टली 5 मार्क्स लाएं। तो हम मीन निकाल कर क्या समझे? मीन निकाल कर हम ये एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चे लोग, कितने परसेंट बच्चे हैं जो एवरेज से खराब परफॉर्मेंस, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज से अच्छा परफॉर्म किए। एवरेज 5 मार्क्स आ रहा है। अच्छा, क्लास अगर मान लो सेक्शन ए को कंपेयर करना है सेक्शन बी के साथ, कौन अच्छा परफॉर्म किया, कैसे करेंगे? क्या टॉपर का मार्क्स लेंगे? क्या खाली टॉपर मैटर करते हैं? नहीं, किसका मार्क्स लेंगे? एवरेज लेना पड़ेगा। सेक्शन ए के सभी बच्चे का मार्क्स का एवरेज निकालेंगे, सेक्शन बी के सभी बच्चों का मार्क्स का एवरेज निकालेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, जिसका एवरेज मार्क्स ज्यादा होगा वो वाला सेक्शन ज्यादा अच्छा परफॉर्म, है ना? तो एवरेज निकाल के हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। हम लोग एनालिसिस करके हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है, कौन सा सेक्शन अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म, जैसे तुम लोग देखते हो अपने आप को रैंक लिस्ट में कंपेयर करते हो, रैंक लिस्ट आता है स्कूल में, मार्क्स का, 10th का जैसे मार्क्स आया होगा, तुम क्या कंपेयर करते हो? कौन अच्छा परफॉर्म किया, उसमें क्या चीज देखते हो? टोटल परसेंटेज को कंपेयर करते हो या सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कंपेयर करते हो? टोटल परसेंटेज कंपेयर होता है, कौन 99% लाया, कौन 90% लाया। 99% क्या है? एवरेज है, बच्चे का एवरेज है। वो सारे सब्जेक्ट में जितना मार्क्स लाया था उसको डिवाइडेड, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करके हम लोग उसका परसेंट, ठीक है? तो हम वो एवरेज को कंपैरिजन और उससे एनालिसिस करते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म, कौन खराब परफॉर्म किया, हम वहां से हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा स्टैट्स में, वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जहां पर हम लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन डेटा से फाइंड आउट करेंगे बाय डूइंग कंपैरिजन। क्लियर है बात? ये हमारा सिंगुलर सेंस का डेफिनेशन के ऊपर हमारे सिलेबस का 4 चैप्टर्स डिपेंडेंट है, 3 नंबर चैप्टर से लेकर 7 नंबर चैप्टर। तो आने वाला 4 चैप्टर हम लोग सिंगुलर सेंस के बारे में ही पढ़ने वाले, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये थियोरिटिकल टॉपिक है, ठीक है? प्योरली थ्योरी।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में तो डायरेक्टली लिखना है और इसका कोई काम नहीं है इसके अलावा, ठीक है। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। पहला फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे मेन काम क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का? फंक्शन का मतलब स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअल काम क्या है, हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ तो रीजन होगा, स्टैटिस्टिक्स हमारे सिलेबस में दिया है तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का रीजन है, पहला रीजन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। जब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होता है हमें उसका सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, 1 लाख डेटा है, 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटा। मान लो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख का पॉपुलेशन है, ठीक है। 10 लाख लोगों का मैं इनकम सबका कलेक्ट किया और तुम्हें दे दिया। क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल है 10 लाख लोगों का डेटा को एनालिसिस करना और उसको प्रॉपरली याद रखना? ऐसा कुछ नहीं है पॉसिबल। हम स्टैटिस्टिक्स में परफॉर्म किए, उसको प्रॉपरली अरेंज कर दिए, अरेंज करके टेबल में डाल दिए, टेबल में डालने के बाद एक ग्राफ बना दिए। ग्राफ जब बनाए तो हमें पता चला, या मान लो हम लोग कोई अलग प्रकार का डायग्राम या ग्राफ बना दिए। अब ये डायग्राम या ग्राफ को याद रखना बहुत ईजी। हम नॉर्मल 10 लाख डेटा को याद नहीं रख सकते, 10 लाख स्टूडेंट्स का डेटा या 10 लाख लोगों का डेटा को याद नहीं रख, या इसको हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते 10 लाख लोगों का डेटा को। लेकिन हम से निकाला गया जो रिजल्ट है, मान लो मैं एवरेज निकाल दिया, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम निकल कर आया मान लो 5,000 रुपये। 10 लाख लोग हैं बरगढ़ में, बरगढ़ में 10 लाख लोगों का सबका नाम लिखा और सबका मंथली इनकम लिखा। मंथली इनकम को टोटल करके एवरेज निकला कितना? 5,000। या इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया और उसको अलग अलग हिसाब से ब्रेक कर दिया। अब उसको याद रखना ज़्यादा ईजी, को एनालिसिस करना, उससे रिजल्ट निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम स्टैटिस्टिक्स का जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उसको अगर सिंपल वे में समझना है तो तुम्हें उसमें स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेना, को पर्टिकुलर प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करने के बाद उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करोगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पढ़ो। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स मेथड ट्राई टू प्रेजेंट द जनरल मास ऑफ डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। बड़ा अमाउंट का जो डेटा होता है, ग्रेट मास ऑफ डेटा जो होता है, सिंपल बना देता है हमारे लिए और अंडरस्टैंडेबल। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है हमारे फैक्ट को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए। अब ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन, ठीक है। और मैक्सिमम लोग एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं, को याद नहीं रहता फंक्शन, जो तो लिखते हैं अपने मन से, कुछ भी लिख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स ये करता है वो करता है ऐसा वैसा कुछ, वो सब कोई डिफरेंट। हमारे सिलेबस में क्लियरली हमें 7 पॉइंट दिया गया है, कम से कम 5 पॉइंट तुम्हें इसमें याद होना। सिंपली 7 पॉइंट दिया है, एग्जैक्ट बुक का 5 पॉइंट तुम्हें एग्जाम में लिख कर आना, चाहे तुम रट्टा लगाओ, चाहे तुम समझो, चाहे तुम जैसा भी करो, लेकिन लिखना यही 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट, ठीक है। अपने मन से फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ भी लिख कर आओगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं, कहीं पर भी कोई भी मार्क्स तुम्हें, ठीक है। सिंपल, तो उसीलिए हर एक पॉइंट को समझ लो ताकि याद करना तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो स्कूल में पढ़ा दिए, स्कूल अभी कब खुलेगा, कुछ टाइम दिए? 20 तारीख दिए हैं डेट, 22। तुम्हारा कौन सा स्कूल? देवी। तुम्हारा संस्कार। तुम सब पीछे संस्कार वाले हो पांचों, है ना। तुम विकास, कब खुल रहा तुम्हारा? 15 तारीख। तुम्हारा केवी 22 तारीख ना, कंफर्म है डेट? ठीक है। वैसे भी तुम्हें कौन सा जाना है जी, है ना। एडमिशन ही तुम इसीलिए लिए हो ताकि जाना ना पड़े, यही सोच के लिए हो ना एडमिशन। तो करोगे क्या घर में? आराम से बैठोगे सोओगे।
ये उम्र है ये काम करने का। हाँ, बल्कि स्कूल जाना चाहिए, चाहे पढ़ाई हो नहीं हो, तुम घर पे भी तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। कुछ कर रहे हो क्या, कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो उस टाइम पे? हाँ, कोई अगर मान लो कोई बिजनेस कर रहा है कि कोई कुछ कर रहा है या कुछ कोई बड़ा पहाड़ तोड़ रहा है तो अलग बात है, वरना अदरवाइज सुबह सो के उठोगे 10 बजे और ऐसे ही 1:30-2 ऐसे ही बज जाएगा, काम खत्म हो गया, मोबाइल चलाते चलाते 2 बज जाएगा, स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम स्कूल में एटलीस्ट नहीं भी पढ़ाई हो, पढ़ाई नहीं भी करो, जो चीज़ तुम लोगों के साथ मिलोगे और बाकी काम करोगे, वो चीज़ तुम सो के टाइम चला गया। ठीक है, जो तुम्हारा स्कूल लाइफ था वो ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए स्कूल जाओ कम से कम, पढ़ाई हो नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या दिक्कत, अपना घूमो फिरो मस्ती करो आ जाओ, क्या दिक्कत। देखो, कम से कम 4 दिन तो जाओ हफ्ते में। देखो, सेकंड पॉइंट, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। डेफिनाइट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम मान लो मैं तुम्हें बोलूं, हो गया बातचीत, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मिस्टर ए बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, ठीक है, मिस्टर ए बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या तुम मान लोगे, या तुम्हें उसके ऊपर भरोसा हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा भरोसा? नहीं होगा। लेकिन मैं अगर तुम्हें कुछ डेटा दूं कि मिस्टर ए 12th में 98% लाया था, मिस्टर ए 10th में 99% लाया था, उसके बाद अभी वो एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर हुआ है, रैंक लाया है, ऐसा सब डेटा दे दूं, उसके बाद बोलूं मिस्टर ए बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, क्या अब भरोसा होगा? अब भरोसा हो जाएगा। हमें कभी भी किसी डेटा, किसी पर्सन के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भरोसा करने के लिए हमें उसके पीछे का डेटा चाहिए। जब हमारे पास डेटा होगा, जब हमारे पास फैक्ट्स होगा, तब हम उस डेटा को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और लोग उस डेटा के ऊपर भरोसा करेंगे। मैं बोलूंगा इंडिया सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है, क्या तुम मान लोगे हालत देखकर? नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जीडीपी का डेटा दूं बाकी कंट्रीज का कंपैरिजन करके, मैं तुम्हें पर कैपिटा इनकम का डेटा दूं बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन करके, मैं तुम्हें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चीज का डेटा दूं और हर मैं तुम्हें शो करूं कि इंडिया सबसे आगे है, क्या आप भरोसा होगा? आप भरोसा करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्योंकि अगर फैक्ट, तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, हम जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, वो स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों को भरोसा दिलाने के लिए उसके पीछे का डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो डेटा कहाँ से आता है, वो तो हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है किसी भी फैक्ट को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए, इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कि तुम्हें भरोसा हो उस डेटा के। मैं बोलूंगा कि विराट कोहली सबसे खराब प्लेयर है, क्या भरोसा होगा? नहीं होगा भरोसा ऐसे बोलने से। लेकिन अगर मैं तुम्हें डेटा दूं तो पूरा क्लियरली उसका डेटा दूं, वो इतने बॉल्स में इतना रन बनाया, ये किया वो किया, इस मैच में ये किया, ये पूरा प्रॉपर डेटा दूं, क्या आप भरोसा हो जाएगा? डेटा के साथ अगर मैं बात करूंगा तो मेरे बातों पे तुम्हें ज्यादा भरोसा होगा। बिना डेटा के बात करूंगा, ऐसे ही बोलूंगा तो तुम बोलोगे कहां से आ गया, छोड़ इसका बात में भरोसा, है ना? होगा तो ऐसा, सही बात है, ऐसा होता है। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है डेटा को प्रॉपर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर, इसी को बोलते हैं इट टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट। क्वांटिटेटिव फैक्ट कैन इजीली बी बिलीव्ड। हम जब डेटा देते हैं तो लोग हमारी बातों पर भरोसा, जब तक हम डेटा के बारे में बात नहीं करेंगे लोग हमारी बातों पर भी भरोसा। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, कंपैरिजन। हम स्टैटिस्टिक्स क्यों परफॉर्म करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का मतलब मीन मीडियन मोड क्यों निकालते हैं? हम सेक्शन ए और बी को आपस में कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? एवरेज मार्क्स निकालेंगे ए का, सेक्शन ए का, एवरेज मार्क्स निकालेंगे सेक्शन बी का, और आपस में दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मुझे अगर तुम दोनों को आपस में कंपेयर करना है कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? सिंपली जो जैसा भी पढ़ता है, बाई चांस मुझे दो लोगों को कंपेयर करना है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? एवरेज मार्क्स उसका निकालूंगा, एवरेज मार्क्स इसका निकालूंगा, दोनों का एवरेज को कंपेयर करूंगा, उससे पता चल जाएगा। और एक साल का नहीं हो सकता, मैं पिछले 5 सालों का डेटा निकालूं, हो सकता है लास्ट ईयर किसका तबियत खराब होगा, मान लो कम आ गया रिजल्ट, उस वो अच्छा से परफॉर्म किया, हो गया, एक साल में हो सकता है ऐसा। लेकिन 5 सालों से अगर यही हो रहा है तो
इसका मतलब सच में ये एक बच्चा ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा, कम उसके कंपैरिज़न में कम परफ़ॉर्म कर रहा है। तो हम डेटा करते हैं, ठीक है? हमें किसी 2 लोगों के बीच कंपेयर करना है, 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना है, कोई 2 डेटा के बीच में कंपैरिज़न करना है, तो हम हमेशा उसमें स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लें। चाहे मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम अभी तक नहीं पढ़े हो कभी भी। तुम आज तक शायद मीन, मीडियन, मोड 3 चीज़ पढ़े होगे, है ना? या कभी-कभार शायद अरिथमेटिक मीन ये हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़े होगे शायद, नहीं पढ़े हो, छोड़ो। अरिथमेटिक मीन पढ़े हो तुम, लेकिन हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़े हो। उसके बाद होता है रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है। तो उसके बाद और 10 प्रकार का टॉपिक है, जो मीन, मीडियन, मोड के बाद आता है, ठीक है? तो बहुत सारा चीज़ हमें दिया गया है स्टैटिस्टिक्स में, तो हम परफ़ॉर्म करके कंपैरिज़न, क्लियर है बात? तो स्टैटिस्टिक्स का तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कंपैरिज़न। अभी तक 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े, क्या-क्या? सबसे पहला काम स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है? हमारे लिए डेटा को सिंपल बना देता है। दूसरा, डेफिनाइट फॉर्म में प्रेज़ेंट करने में हेल्प करता है। डेफिनाइट फॉर्म मतलब लोग हमारे डेटा के ऊपर बिलीव करें, भरोसा करें। उस बेसिस पर हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ये काम कर सकते हैं। तीसरा, कंपैरिज़न करना, ठीक है? चौथा, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट कोई भी प्लान बनाता है या कोई भी पॉलिसी बनाता है, तो क्या वो ऐसे ही बना देता है? बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई डेटा के बेसिस पर? मान लो अभी गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी लेकर आया कि जो भी बच्चा 90% से ऊपर लाएगा सीबीएसई में, 12th बोर्ड में, वो एक लैपटॉप फ्री दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में कर रहा है। मान लो ऐसा एक पॉलिसी लेकर आया, नया पॉलिसी, तो क्या मोदी को रातों रात ये सपना आया, बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन सुबह माइक में आकर अनाउंस कर दिया, ऐसा होता है? डिमोनेटाइजेशन आया, क्या अचानक से 8 बजे, हमारे लिए अचानक था वो, हमारे लिए अचानक से 8 बजे आया माइक में और बोल दिया अब से 500,000 का नोट बंद, ठीक है? लेकिन क्या मोदी के लिए अचानक से डिसीजन था? उसको 7:30 बजे लगा, अरे ये 500,000 का नोट क्यों चल रहा है भाई, बंद करते हैं। माइक लाओ, माइक लाओ, माइक लगाया और बंद कर दिया, ऐसा होता है कभी? तो मोदी क्या सोचा होगा उसके पीछे? या मान लो वो तो चलो बड़ा डिसीजन हो गया, मैं बात कर रहा हूँ छोटा डिसीजन का। अगर मान लो गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी बनाता, तो इस पॉलिसी के पीछे गवर्नमेंट क्या एनालिसिस, बताओ मुझे? ऐसे ही तो नहीं कि ये पॉलिसी बना दिया, ऐसे ही नहीं तो ये पॉलिसी बना दिया, ठीक है? अब लाइट जाने से कुछ नहीं होगा, हो गया सब, ठीक है? और बंद नहीं होगा। बोलो, कब हो गया जुगाड़? अब बोलो। सबसे पहले क्या कंपैरिजन किया होगा कि लास्ट 10 सालों में बच्चे पर मान लो गवर्नमेंट को पता चला कि 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो 90% से ऊपर ला रहे हैं। अब उनको अगर एक एक लैपटॉप दिया जाए तो कितना रुपया खर्चा, वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या गवर्नमेंट उतना अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें प्लानिंग किया होगा। तभी तो 90% का लिमिट रखा, 80 क्यों नहीं रखा, 70 क्यों नहीं रखा, 60 क्यों नहीं रखा? गवर्नमेंट को जितना रुपया खर्च करना था उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया कि हम कितने बच्चों को दे सकते हैं लैपटॉप फ्री में, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया कितना परसेंट के ऊपर वालों को देंगे, है ना? तो ये एनालिसिस कैसे हुआ? पहले गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट, लास्ट 10 सालों का सीबीएस डेटा मंगवाया कि हर साल कितने बच्चे 90% से, उसको सारे डेटा को अलग किया हर साल ईयर वाइज, और उस पे लैपटॉप का प्राइस मंगवाया, एक लैपटॉप कितना रुपया पड़ेगा हमें, मान लो 20,000 रुपये पड़ेगा, तो बच्चों के साथ मल्टीप्लाई करके देखा कि एवरी ईयर हमारा कितना रुपया कॉस्ट लगेगा। उसके बाद देखा इतना रुपया का फंडिंग आएगा कहाँ से, और फिर वो सारा चीज होने के बाद ये पॉलिसी, है ना? बिना सोचे समझे तो नहीं बनाया होगा। मान लो गवर्नमेंट को अभी मन किया कि ये जो 4 वे है, बरगढ़ का 4 वे, तो 4 वे की जगह 8 वे करते हैं और बड़ा किया जाए, तो क्या ऐसे ही सोच के ऐसे ही 4 वे को 8 वे कर देगा बिना सोचे समझे? क्या सोचा समझा उसके पीछे? पहले ट्रैफिक का डेटा मंगवाया कि हर रोज कितनी गाड़ियां यहाँ से आ रही जा रही, क्या उसके लिए 4 वे सफिशिएंट है, या 4 वे सफिशिएंट नहीं है तो 8 वे बनाने का क्या आवश्यकता है यहाँ?
एट वे होगा तो क्या लोगों को फायदा होगा, कितने घर तोड़ने पड़ेंगे, कितना नुकसान होगा, कितना कॉस्ट आएगा, उससे कितना बेनिफिट होगा, ये पूरा प्रॉपर पहले डेटा का एनालिसिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग करता है तो उसके पहले क्या करता है, डेटा मंगवाता है, डेटा मंगवा कर स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म करता है। सारा स्टेटिस्टिक्स निकालने के बाद अगर उसको ठीक लगता है कि नहीं चलो अब ठीक है, तब वो प्लान या पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट। बात समझ में आया? आज हम कोई प्लानिंग, कोई भी नया बिजनेस, मान लो तुम एक नया बिजनेस का सोच रहे हो, जब तुम बिजनेस करने जाओगे तो क्या ऐसे कोई भी बिजनेस सोचे, क्या एनालिसिस करो सबसे पहले, क्या प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है बात, तो बरगढ़ में कितने लोग वो काम कर रहे हैं, मान लो तुम्हें साइकिल स्टोर, ठीक है, होलसेलिंग करना है, या मान लो टू व्हीलर शोरूम खोल, कितने लोग ऑलरेडी टू व्हीलर बेच रहे हैं, बरगढ़ में कितना टू व्हीलर का डिमांड है, कितना सेल्स हो रहा है, ये सारा चीज़ का एनालिसिस करोगे, फिर जाकर टू व्हीलर शोरूम खोलोगे। ऐसे नहीं तो नहीं कहीं पे भी ले जाकर कोई भी बिजनेस कर दिए, ऐसे तो बिजनेस हर जगह कोई भी प्लान या पॉलिसी बनाना है तुम्हें, तो पहले तुम्हें क्या चाहिए, डेटा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है किसी भी प्लान या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, या प्लान या पॉलिसी को, क्लियर है बात, चाहे वो प्लान पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए, बेसिकली गवर्नमेंट ही बनाता है, हम लोग क्या प्लान पॉलिसी बनाए, ये गवर्नमेंट ही प्लान एंड पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का व्हाट डू यू, फोरकास्टिंग, भविष्य को देखना, फ्यूचर के बारे में पता लगाना, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं ये मिस्टर एक्स है, इसका एक बिजनेस है, ये क्या बेचता है, मान लो ये कंप्यूटर बेचता, ये कंप्यूटर बेचता, ठीक है, इसका कंप्यूटर का दुकान है, ये कंप्यूटर बेचता। बताओ 2027 में का सेल्स कितना होगा, बताओ कितना होगा? करो भविष्यवाणी, करो करो भविष्यवाणी, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, बताओ। हाँ 50 ले लें, 50 करोड़ ले लें, एक जन बोला 50 करोड़, और 10 करोड़ ले लेते हैं, चलो 10 करोड़, और 20 करोड़, और 500 करोड़, चलो। अरे 20-50 रुपए का बात मत करना क्लास में, करोड़ में ही बात करना हमें, ठीक है, सारा फिगर इन करोड़ होना चाहिए। क्लास में जब भी बात करोगे, कॉमर्स के बच्चे हो, कम से कम करोड़ में बातचीत तो कर ही सकते हैं, तो वो तो कर लेते हैं। बताओ और कोई फिगर किसी के मन में? अच्छा अब मैं तुम्हें बता दूं, 2021, 22, 24, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 32 करोड़, 4 करोड़, बताओ 2027 का सेल्स निकल गया, कैसे निकल? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। तुम पहले क्या किए, तुम डायरेक्टली 128 बोले, ठीक है, वेरी गुड, 128 बोले, लेकिन ये 128 का फिगर आया कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा तुम क्या किए, पास्ट डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किए, तुम देखे हर साल कितना का ग्रोथ आ रहा है, हर साल हमारा सेल्स क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लास्ट 5-6 सालों से हर साल हमारा सेल्स क्या होते आ रहा है, डबल होते आ रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी सेल्स क्या होगा, तो उस बेसिस पर हम लोग 100, क्लियर है? तो हमें कभी भी फ्यूचर के बारे में अगर पता लगाना है तो तुम्हें पास्ट को पहले देख, पास्ट का डेटा को अगर प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल वे में अरेंज करोगे, टेबुलर में करोगे, फोरका सब कुछ करोगे, तो तुम फ्यूचर का पता, बात समझ में आए? तो नेक्स्ट काम हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है, हेल्प इन कास्टिंग, हमें फ्यूचर के बारे में पता लगाने में हेल्प कर, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में, जब हम किसी चीज को गलत प्रूफ कर, ठीक है, हमें अगर कोई चीज को गलत प्रूफ करना है तो हम लोग उसके लिए हाइपोथेसिस परफॉर्म, जैसे अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि 1+1 2 नहीं होता है,
और होता है। आज तक हम क्या सीखते आए हैं, 1+1 क्या होता है, लेकिन अगर मुझे प्रूफ करना है कि 1+1 2 नहीं, तो मैं क्या करूंगा, टेस्टिंग। जो फैक्ट आज तक लोग बिलीव करते आए कि ऐसा होता है, अगर तुम्हें उसे कुछ गलत प्रूफ करना है, तुम उसके अगेंस्ट क्या बनाओगे, हाइपोथेसिस। बात समझ में आया? कि पीएचडी डिग्री, सुनो पीएचडी, बहुत सारे टीचर पीएचडी डिग्री लेते हैं, कॉलेज वगैरह में देखे होगे, टीचर अपने नाम के साथ लिखते हैं एड, एमएड, पीएचडी ऐसा लिखते हैं ना। पीएचडी डिग्री कब मिलता है पता है, जब तुम कोई हाइपोथेसिस को प्रूफ करो, मतलब कोई चीज जो दुनिया में आज तक चलते आ रहा है कि ऐसा होता है, तुम उसको गलत प्रूफ करो, तब तुम्हें ठीक है, हाइपोथेसिस को प्रूफ करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस। जब भी हम प्रूफ करते हैं, हाइपोथेसिस मतलब कोई चीज जो आज तक माना जा रहा है कि सही होता है, लेकिन तुम्हें उसे गलत प्रूफ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा डेटा। हम डेटा के बेसिस पर प्रूफ करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज सही नहीं है, गलत है, और उसकी जगह ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तुम्हारा नॉलेज को बढ़ाने के लिए और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मैं डेटा का, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि उड़ीसा में बताओ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ज्यादा पैसा कमा, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा, या तुम्हें बोलो कि इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डेवलप। तो ये सब चीज, तो ये तुम्हारा नॉलेज है, ये तुम्हारा, तुम्हें पहले वाले का नॉलेज नहीं था कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट का तुम्हें नॉलेज है, क्योंकि भुवनेश्वर तुम गए हुए हो, पता है भुवनेश्वर के बारे में, स्टेट का कैपिटल है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डेवलप तो कैपिटल स्टेट, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो भुवनेश्वर जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया। क्लियर है बात? अगर हमारे हमें डेटा का नॉलेज है, हमारे पास डेटा है, हम डेटा स्टडी किए हैं, तो हमारा ओवरऑल जो नॉलेज है वो बहुत, तुम्हें क्रिकेट का नॉलेज कहाँ से आएगा, क्रिकेट के बारे में तुम कहाँ से सीखो, कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा प्लेयर अच्छा नहीं, कौन सा प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सा प्लेयर बॉलिंग अच्छा, कौन सा प्लेयर बैटिंग अच्छा करता है, किसको किसको मैच में खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, ये सारा जो नॉलेज है ये कैसे आएगा तुम्हें, जब तुम सभी का डेटा के बारे में स्टडी करोगे, कौन प्लेयर कितना अच्छा क्रिकेट रन बनाता है, कौन फर्स्ट बैटिंग जाता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, कौन बाद में बैटिंग जाता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, कौन बॉलिंग में कब कौन से ओवर्स में विकेट ज्यादा लेता है, ये सारा चीज के बारे में स्टडी करोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा क्रिकेट, है ना। तो जब हमें हमारा नॉलेज को ग्रो करना होता है, हम हमारे एक्सपीरियंस को, नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा को स्टडी, तुम जितना ज्यादा डेटा स्टडी करोगे तुम्हारा उतना ज्यादा नॉलेज। अगर मैं क्रिकेट का के ऊपर जितना डेटा है इंटरनेट में सारा स्टडी कर लूँ, क्रिकेट का नॉलेज मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैं वेदर का, रेनफॉल और समर और ये सारे के बारे में डेटा नेट से निकाल कर अच्छे से पढ़ लूँ उसको, तो मेरा वेदर्स के बारे में या जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में नॉलेज, मैं बिजनेस रिलेटेड डेटा पढ़ूँ तो बिजनेस नॉलेज मेरा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जौन सा डेटा को स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में हमारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर तुम्हें तुम्हारा नॉलेज बढ़ाना है उस पर्टिकुलर लाइन का डेटा को स्टडी, क्लियर है बात? ये है 7 फंक्शन। हम क्या क्या हुआ 7 फंक्शन, पहला वाला क्या था, सिंप्लीफाइड वे में डेटा हम लोगों को प्रेजेंट करने, सेकंड डेफिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, है ना, तीसरा कंपैरिजन करते हैं, चौथा कंपैरिजन हो गया, उसके बाद प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आता है, उसके बाद फ्यूचर के बारे में पता लगाने के लिए काम आता है, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और लास्ट वाला अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। क्लियर है बात? हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। एम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव तो बाद में आते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
मैं तुम्हें ये पॉइंट समझा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये वही सारे रिपीटेड पॉइंट्स हैं। जो स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा तुम्हें ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस में हम बात करेंगे डिटेल में बिजनेस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा देखना कवर, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, अगर तुम्हें कोई नया बिजनेस करना है तो सबसे पहला काम तुम क्या, मान लो तुम पढ़ लिख लिए, ठीक है, पढ़ लिख कर आ गए हो, अब तुम्हें मान लो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, कोई बिजनेस करना है। घर वाले बोले कि हो गया पढ़ाई लिखाई खत्म, अब बिजनेस कर, क्या बिजनेस कर, कैसे पता चल, कहाँ से आएगा डेटा, कौन सा डेटा लो, बताओ तुम लोग क्या बिजनेस। मान लो अभी तुम्हें पैसा दे दिया, ठीक है, सबको मैं 1 करोड़ रुपए, मैं तो नहीं दूंगा, मान लेते हैं, इमेजिन करो 1-1 करोड़ रुपए मैं दे दे, ठीक है। अब तुम्हें बोला जाओ बिजनेस करो और 5 सालों के अंदर इस पैसे को 3 करके ले, ठीक है, 5 साल का टाइम दिया, 1 करोड़ को 3, सट्टा नहीं खेलना है, जाकर कोई बिजनेस करना है, ठीक है। तो बताओ क्या बिजनेस, क्या बिजनेस करने का जो डिसीजन लोगे वो किस बेसिस पर, ऐसे ही तो नहीं जाकर कुछ भी दुकान खोल लिए, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए। सबसे पहला क्या देखोगे, डिमांड किस चीज़ का है मार्केट, बस डिमांड देख लेने, सप्लाई किस चीज़ का है मार्केट। मान लो हो सकता है कि कमोडिटी का मार्केट में डिमांड है, लेकिन बहुत सारे दुकान वाले ऑलरेडी उसको बेच रहे हैं, फिर क्या फायदा उसका बिजनेस करके, है ना। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड भी है, दोनों है, तो अब उस बिजनेस में तो घुसकर फायदा नहीं है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी देखना पड़ेगा, कितना मार्जिन मिले। उसके बाद क्या उस बिजनेस को करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए कि हर कोई कर सकते हैं, अगर हर कोई कर सकते हैं, अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास वो नॉलेज है तो तुम कर पाओगे। मान लो कोई डिग्री चाहिए या कोई इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, मान लो तुम सोचो हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल खोलने के लिए कुछ ये डॉक्टर डिग्री विग्री लाइसेंस वाइसेंस सब चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं कहीं पर भी खोल के पेशेंट को एडमिट करना चालू कर दोगे, पॉसिबल नहीं है ना वो। तो पहले तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखना पड़ेगा। दूसरा, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या 1 करोड़ जो तुम्हारे पास है उतना में हो जाएगा, क्या बैंक लोन लेना पड़ेगा, ये सारी डेटा को तुम्हें स्टडी करना, ठीक है। जब तुम ये सारा काम करोगे, सारा प्रकार का डेटा को मार्केट में कितने सारे मान लो कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस, क्या बिजनेस बताओ, रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, मान लो तुम डिसीजन लिए रेस्टोरेंट खोले, रेस्टोरेंट खोलने का प्लानिंग की है, हम लोग खाना बनाएंगे, रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया हाई फाई रेस्टोरेंट खोलेंगे, ठीक है। अब बताओ मार्केट में सबसे पहले क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट, चलो जो भी नाम दोगे तुम, एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट जो भी, ठीक है। अब अगर रेस्टोरेंट खोलने का डिसीजन लिए हो तो क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना कॉस्टिंग आएगा, ठीक है, स्टेफ का कॉस्ट क्या होगा, रेंटल कॉस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, किस, अच्छा मेन्यू में क्या क्या आइटम होगा, उसका क्या प्राइस होगा, ये सारी चीजें डिस्कस, तुम्हें डेटा कलेक्शन करके कौन सा रेस्टोरेंट क्या आइटम किस प्राइस पर बेच रहा है ये भी देखना पड़ेगा। मान लो तुम चाइनीज बेचने का प्लान किए, तुम प्राइस रख दिए 1,000 रुपए प्लेट, क्या बिकेगा, नहीं, क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट वाले कितने में, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 300, कोई 50 में, 100 में बेच रहा है, तुम्हें उसी के आसपास अपना प्राइसिंग रख, ये सारी चीजें जब भी हम बिजनेस करने जाते हैं तो हमें लॉट्स ऑफ डेटा चाहिए, डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक हम डेटा का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम कोई एक छोटा सा बिजनेस भी, पान दुकान भी नहीं, पान दुकान भी खोलने के लिए एक डेटा का एनालिसिस, कौन से एरिया में पान, सारी चीजें, ठीक है, तभी बिजनेस सक्सेस हो। बहुत सारे लोग देखना बहुत इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस खोलते हैं और अल्टीमेटली 6 महीना बाद, साल भर बाद उसको बंद कर देते हैं, ह्यूज लॉस होता है। बिजनेस को लगता है नहीं बिजनेस करना डिफिकल्ट है, एक्चुअल में बिजनेस करना डिफिकल्ट है ही नहीं, बिजनेस
बिना सोचे समझे करना डिफिकल्ट। पहले तुम अगर सोच समझ लो, पहले तुम अगर डेटा का एनालिसिस कर लो, डेटा को एनालिसिस करके सारा प्लान बना लो, उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम उसे इम्प्लीमेंट करो, तो बिजनेस करना बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है? बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में चलो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, हाँ खोलते हैं, चालू हो गए। को पता ही नहीं कि शेफ का प्राइसिंग क्या, सैलरी में शेफ आएगा, कितना कॉस्टिंग लगेगा, कितना रेंट लगेगा, ये सारा पैसा कैसे रिकवर होगा, कितना सेल्स करना पड़ेगा, बरगढ़ में उतना सेल्स होगा नहीं होगा, कौन से एरिया में डिमांड होगा, ये सब कोई भी एनालिसिस खोल लेते हैं। बाद में पता चलता है कि शेफ मांग रहा है 1 लाख रुपए, ना देने को है नहीं, और धीरे धीरे कोई हल्का हल्का इधर उधर का शेफ ले आते हैं, खराब खाना बनाता है, लोग एक बार खा के चले जाते हैं और कभी आते ही नहीं, धीरे धीरे डिमांड खत्म हो जाता है, रेस्टोरेंट अल्टीमेटली। ऐसे हजारों बिजनेस है। छोटा से छोटा दुकान भी अगर तुम खोल रहे हो और बिना सोचे समझे खोल रहे हो, तो वो कंप्लीट। और तुम बड़ा से बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हो, लेकिन सोच समझ के लगा रहे हो। पहले डेटा का एनालिसिस की, का डिमांड है, कितना मार्जिन बचेगा, कितने एम्प्लॉइज लगेंगे, कहाँ से आएंगे, और ये सारा चीज प्लानिंग अगर पहले कर लिए हो, तब वो 110% ही हो, अल्टीन एंड अनलेस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो, अदरवाइज वो 100% बात समझ में आया? तो बिजनेस करने के लिए हमें डेटा चाहिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट को अपना बिजनेस चलाने के लिए डेटा चाहिए। टैक्स कलेक्शन करना है, टैक्स का रेट क्या होगा, जीएसटी 18% रखा गवर्नमेंट बहुत सारे आइटम पर, क्या सोचकर रखा 18%? ऐसे ही रख दिया, नींद आ रहा तो नींद, 18%, कल से 18% लागू। कैसा होता है? पहले डेटा का एनालिसिस, कितना प्रोडक्ट्स बिक, कितना रुपए का प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहा है, उस पर 18% का कलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू के से क्या गवर्नमेंट चल पाएगा, गवर्नमेंट को शॉर्टेज होगा, एक्सेस, एक्सेस होगा तो टैक्स रेट कम किया जाएगा, शॉर्टेज होगा तो टैक्स रेट और बढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके वो टैक्स रेट। ठीक है? तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अपने आप को चलाने के लिए डेटा चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए डेटा चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स में डेटा चाहिए। इकोनॉमिक्स में तो पढ़े ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बनाए पीपी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाए, इंडिफरेंस कर्व ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकला, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। अभी चैप्टर 3 पढ़ेंगे डिमांड, कैसे आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। चैप्टर 4 पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे बनेगा, डेटा। चैप्टर 5 पढ़ेंगे सप्लाई, कैसे पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, डेटा। चैप्टर 6 पढ़ेंगे सप्लाई, डेटा। चैप्टर 7 पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेटा। हर एक चैप्टर डेटा के बेस। क्लियर है बात? चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्लास में आधी घंटा लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू भी करेंगे, आधी घंटा लगेगा, थोड़ा सा बचा।